गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग सॉल्व करते हैं सीयूईटी मॉक टेस्ट 10th असाइनमेंट्स। तो सभी बच्चे इस वीडियो को अच्छे से वॉच करना और समझने की कोशिश करना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ सॉलिड लैटिस, ठीक है, द कैटायन हैज लेफ्ट द लैटिस साइड, कैटायन अपने लैटिस साइड को छोड़ देता है एंड इज लोकेटेड एट द इंटरेस्टियल पोजिशन, और वैकेंट पोजिशन या इंटरेस्टियल पोजिशन पे जाके छुप जाता है। दैट लैटिस डिफेक्ट इज कॉल्ड, वह कौन सा डिफेक्ट कहलाता है। चलिए इसको हम डायग्राम के साथ आपको बना के समझाते हैं। देखिए ये हमने आपको दिखाया, एक हमारे पास क्या है, ये सॉलिड लैटिस है, ये आपका एक सॉलिड लैटिस है, ठीक है। सॉलिड लैटिस मतलब सॉलिड का एक क्रिस्टल है, यही समझो, ठीक है। सॉलिड लैटिस है, इसमें जब सॉलिड है जैसे NaCl हो गया, CHCl हो गया, KCl हो गया, कुछ भी, तो वहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ कैटाइंस हैं और इक्वल नंबर ऑफ एनायंस हैं। अभी हमने 9 कैटाइंस और 9 एनायंस लिया, आप कितना भी, लेकिन इक्वल नंबर ऑफ कैटाइंस और इक्वल नंबर ऑफ एनायंस लेंगे। ऐसा क्यों लेंगे? क्योंकि कोई भी सॉलिड आपका क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इसलिए इक्वल नंबर ऑफ कैटाइंस और इक्वल नंबर ऑफ एनायंस लेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कहता है कि जो कैटायन है वो अपनी लैटिस पोजीशन को छोड़ के, लैटिस साइड को छोड़ के इंटरेस्टियल पोजीशन में चला जाता है। इंटरेस्टियल पोजीशन मतलब वैकेंट साइट, वैकेंट साइट में। तो क्या हो गया, मान लीजिए ये जो आपके पास कैटायन है, ब्लैक कलर से हमने कैटायन को दिखाया है ना, ये आपका एक कैटायन, देखिए ब्लैक कलर से कैटायन। तो ये कैटायन क्या करता है, अपना प्लेस छोड़ के, अपना प्लेस छोड़ के, ठीक है, ध्यान देखिए, ये अपना प्लेस छोड़ के कहीं पर इंटरेस्टियल साइट में आके छुप जाता है। इंटरेस्टियल साइट्स बोलते हैं जहाँ पर वैकेंट स्पेस होता है, वैकेंट। मान लो यहाँ पर आके बैठ गया, ठीक है, यहाँ पर आकर के छुप गया। इस तरह से यहाँ पर एक डिफेक्ट क्रिएट हो गया, एक वैकेंसी क्रिएट हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट बोलते हैं, सॉरी फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते हैं। ऐसा क्या होता है, देखिए कैटायन ही क्यों अपनी इन पोजीशन को, लैटिस पोजीशन को छोड़ता है, क्योंकि कैटायंस की साइज छोटा होता है विथ रेस्पेक्ट टू एनायंस, इसीलिए कैटायन कोई भी वैकेंट स्पेस में जाके छुप सकता है ना। तो इसीलिए कैटायंस ही अपनी लैटिस पोजीशन को, लैटिस साइड को छोड़ेगा। ये बात समझ में आ गया आपको, एनायंस नहीं छोड़ता। दूसरी बात, कैटायन जो अपनी लैटिस पॉइंट को छोड़ा, यहाँ जो लैटिस साइड को छोड़ा, ठीक है, और वो जाके वैकेंट साइट में जाकर के क्या हो गया, छुप गया, ठीक है। अब वो लैटिस, जो सॉलिड लैटिस है उसके अंदर ही ये कहानी होगी, मतलब कैटायन अपनी पोजीशन को छोड़ के लैटिस, जो सॉलिड लैटिस है उसके अंदर ही वैकेंट स्पेस में जाके छुप जाएगा। तो इसको बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। लेकिन अगर मान लो इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस, जैसे मान लो 9 कैटायंस है, 9 एनायंस है, तो 4 कैटायंस और 4 एनायंस इस लैटिस साइट को छोड़ के बाहर निकल गया, लैटिस साइट को छोड़ के बाहर निकल गया, क्रिस्टल को छोड़ ही दिया और बाहर निकल गया, तो उसको बोलते हैं हम शॉर्ट की डिफेक्ट, उसको बोलते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट। लेकिन यहाँ पर वो बाहर नहीं निकल रहा है, वो क्या बोल रहा है कि इंटरेस्टियल पोजीशन ऑफ द लैटिस में जाके छुप जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फ्रैंकल डिफेक्ट होगा, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बच्चा। अब इसका समझिए, एक छोटा सा कहानी समझाता हूँ मैं फ्रैंकल डिफेक्ट की। फ्रैंकल डिफेक्ट इसमें होता क्या है, मान लो मेरे क्लास में 10 गर्ल्स और 10 बॉयज़ है, 10 गर्ल्स और 10 बॉयज़ है। अब क्या हुआ, हमने एक बॉयज़, जिस रो में बॉयज़ बैठा हुआ वहाँ से एक बॉय को बाहर निकाला और किसी दूसरे रो में जाके बैठा दिया। क्लास से बाहर नहीं निकाला, क्लास के अंडर ही उसके जहाँ पे वो बैठा था उस पोजीशन से हटा के दूसरे पोजीशन पे बैठा दिया। तो ये क्लास के अंडर ही हो रहा है, जिसको हम क्या बोलेंगे, फ्रैंकल डिफेक्ट बोलेंगे। शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है कि मान लो 100 बॉयज़ 100 गर्ल्स है, तो 5 बॉयज़ 5 बॉयज़ और 5 गर्ल्स को हमने क्लास से बाहर ही निकाल दिया, लैटिस साइट को छोड़ ही दिया वो, और सॉलिड जो हमारे पास लैटिस है उसको छोड़ के वो बाहर निकल गया, क्लास से ही बाहर निकल गया, सॉलिड लैटिस से ही बाहर निकल गया। लेकिन इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड इक्वल नंबर ऑफ एनायंस। क्या बताया, जैसे 100 गर्ल्स है 100 बॉयज़ है, तो 10 गर्ल्स 10 बॉयज़ उस क्लास को छोड़ के ही बाहर निकल गया, तो उसको बोलेंगे शॉर्ट की डिफेक्ट। तो यहाँ पर बोल रहा है कि बाहर नहीं निकल रहा है, सॉलिड लैटिस के अंदर ही है और इक्वल नंबर नहीं, एक ही कैटायंस
या जितना भी कैटायंस वो अपने प्लेस को छोड़ के इंटरेस्टियल साइट में जाके छुप जाता है, लेकिन वो सॉलिड लैटिस के अंडर ही होता है, क्लास के अंडर ही होता है, सिर्फ अपनी पोजीशन चेंज करता है, बस एक जगह से दूसरी जगह जाके बैठ जाता है, जिसको बोलेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। पोटासियम क्रिस्टलाइजेस, जो पोटासियम है वो बीसीसी लैटिस में क्रिस्टलाइज हो जाता है, ठीक है। तो कहता है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पोटासियम इन पोटासियम मेटल क्या होगा। इसमें सिंपली एक ही बात है, ध्यान देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जब भी आपको एससीसी पूछा जाएगा तो एससीसी मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, उस केस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। अगर आपको बीसीसी पूछा गया है तो उस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं 8। और अगर आपसे एफसीसी का केस पूछा गया उस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं 12। ये हमने आपको पढ़ाया हुआ है और आपको मैंने बोला था कि इस टर्म को आप बिल्कुल याद ही कर जाना ऐसे डायरेक्टली, बाकी डिटेल आप हमसे ऑफलाइन लेक्चर में पूछ लेना। बट जनरल केस में आपको ये याद ही कर जाना है, हमारे पास 3 ही तो यूनिट सेल होते हैं, एक होता है एससीसी, दूसरा होता है बीसीसी और तीसरा होता है एफसीसी। और इस केस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, 8, 12, तो ये बिल्कुल आपको याद कर जाना है। तो यहाँ पर जो बीसीसी है उस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, 8, तो 8 होगी, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, द फॉर्मूला फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ ए यूनिट सेल। ये तो एकदम सिंपल फॉर्मूला है, तो याद ही होनी चाहिए। डेंसिटी का फॉर्मूला, जब एक यूनिट सेल की डेंसिटी आप निकालते हैं तो क्या होता है, जेड इंटू मोलर मास डिवाइडेड बाई ए क्यू इंटू एन ए, ठीक है। और आगे क्या लगा देते हैं हम लोग यहाँ पर, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये यूनिट्स हो जाता है डेंसिटी का। अब आप समझिए यहाँ पर जेड क्या है, जेड क्या है, यहाँ पर जेड है टोटल इफेक्टिव एटम, टोटल इफेक्टिव एटम है, मतलब टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम है। जेड की वैल्यू, अगर मैं जेड की वैल्यू बताऊं तो जेड की वैल्यू एससीसी के लिए, ठीक है, जेड की वैल्यू किसके लिए, बीसीसी के लिए, और जेड की वैल्यू एफसीसी के लिए। ये मैंने बोला था याद कर जाना, ठीक है। तो कितना होता है, एससीसी के केस में जेड का वैल्यू होता है 1, बीसीसी के केस में जेड का वैल्यू होता है 2 और एफसीसी के केस में जेड का वैल्यू होता है 4, ठीक है। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिया हुआ है ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है एन, तो एन किसको लिया गया है, जेड को ही लिया गया। यहाँ पर आप एन लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। एम क्या है यहाँ पर, एम क्या है, एम है आपका मोलर मास, एम क्या है, मोलर मास ऑफ एटम, उस एटम की मोलर मास जिसका निकालने जा रहे हैं हम। जैसे कोई भी पोटासियम है, कुछ भी है, उसका मोलर मास आपको दिया हुआ रहेगा, वो पुट कर देना है, ग्राम में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। उसके बाद ए क्यूब क्या है वो भी समझिए, जैसे हम ए, पहले ए समझे, उसका क्यूब तो पता ही चल जाएगा। ए है हमारा एज लेंथ, क्या है ये, एज लेंथ है, एज लेंथ ऑफ क्यूब, एज लेंथ ऑफ क्यूब। जैसे आपका ये क्यूब है मान लीजिए, तो उसका एज लेंथ ये आपको होगा, कैसे होगा, इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका अगर एक क्यूब है तो ये जो पार्ट बनेगा यहाँ से यहाँ तक, इसको हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। तो सारे तो ए ही होंगे क्योंकि क्यूब में लेंथ ब्रेथ हाइट सब क्या होता है, सेम ही होता है, तो ये सब ए कहलाएगा। तो दिस इज ए, उसी का क्यूब कर देंगे हम, ये आपको जनरली पिकोमीटर में दिया रहता है। दूसरा है आपके पास, देखिए यहाँ से क्या दिया हुआ है, एन ए, एन ए क्या होता है, एन ए होता है अवोगाड्रो नंबर, जिसका वैल्यू होता है 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे टर्म याद रखना, तो यही इसका फॉर्मूला हो जाएगा। फॉर्मूला कौन सा सही होगा बताओ, यहाँ पर ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन बी में क्या है, एन इंटू एम, एन क्या है, वही जेड है जो मैंने आपको समझा, इसकी वैल्यू क्या क्या होगा ये आपको याद होनी चाहिए। एम क्या है, मोलर मास ए क्यूब इंटू एन ए जेड, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट हैज द सेम वैल्यू ऑफ वेंटा फैक्टर एज दैट ऑफ
K3FeCN6, ये दे रखा है ना, देखो क्या दे रखा है, K3FeCN6, ठीक है। इसको जब हम ब्रेक करें तो क्या मिलेगा आपको, 3K प्लस मिलेगा, प्लस ये क्या मिलेगा, FeCN6, और इसके ऊपर 3 निगेटिव मिलेगा। तो कितने आयंस मिल गए, पोटासियम के यहाँ पर कितने मिले हमें, 3, और इसके कितने मिल गए यहाँ पर, देखिए तो ये एक आयन है एनायन, और यहाँ कितना मिल गया, 1। तो कितने हो गए टोटल, टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने मिल गए, 4, ठीक है। 4 मिल गए हमारे पास। तो 4 इसमें से किसकी वैल्यू है, इसमें से पता करनी है आपको। Al2O3, जब आप इसको ब्रेक करेंगे Al2O3 को, तो देखिए यहाँ पर ब्रेक करते हैं, SO4 होल 3 है। तो जब इसको आप ब्रेक करेंगे तो ये क्या देगा, ये देगा 2Al प्लस 3 है ना, तो 3SO4 माइनस 2, तो कितने हो गए टोटल, 2 और 3 कितने हो गए, 5। ये तो इसके बराबर नहीं हुआ क्योंकि हमें 4 ही लेना है, तो ये नहीं हुआ। अब आगे देखिए, आगे हमें क्या दिया हुआ यहाँ पर, सी वाला पार्ट कर लेते हैं, Na2SO4, ठीक है। तो ये क्या देगा आपको, 2Na प्लस SO4 माइनस 1, ये 1 ये 2, कितने हो गए टोटल, 3 हो गए। तो ये 3 भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, क्लियर है। आगे आइए यहाँ से अगर आप देखेंगे तो NaCl में तो 2 ही होगा, ये सिंपल सी बात है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या होगा, AlNO3 होल 3। क्या बनेगा बताओ, जब इसको हम ब्रेक करेंगे, जब आप इसको ब्रेक करोगे तो क्या बनाएगा, Al प्लस 3 क्योंकि 1 ही है, प्लस 3NO3 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे तो ये कितना है, 1, और ये कितना है, 3, तो कितना हो गया, 4। तो ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है बच्चा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 मोलर, 0.1 मोलर ही है, क्या है, NaCl एंड Na2SO4 विल बी, क्या होगा। देखिए आपके पास क्या दे रखा है, NaCl, दूसरा क्या दे रखा है, Na2SO4। अच्छा, हमें ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ रहा है, तो हमें क्या पूछ रहा है, पाई इक्वल टू क्या होता है, आई, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो जब आपको इलेक्ट्रोलाइट्स मिल जाए तो वहाँ पर ICRT यूज करते हैं, ICRT, पाई इक्वल टू CRT होता है, और ये आई लगाएंगे वेंटॉफ फैक्टर, क्यों, क्योंकि अगर सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट्स होता है तो, ठीक है। अब देखिए, मतलब ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है। आई मतलब नंबर ऑफ आयंस। जब यहाँ से आप इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको, एक Na प्लस, दूसरा Cl माइनस, तो 2 आयंस मिलेंगे, ये तो सही है। जब इसको आप तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2Na प्लस SO4 माइनस 2, कितने मिल गए, 1 और 2, कितने मिल गए, 3। तो जिसकी आयंस ज़्यादा होगी उसकी ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर क्या है, 3 मिल रहे, यहाँ पर 2 ही मिल रहे, तो Na2SO4 की ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगी। चेक कर लो कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ Na2SO4 सॉल्यूशन विल बी मोर देन NaCl, सही है। तो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6, द अमाउंट ऑफ यूरिया इज डिजोल्व 500 ml ऑफ वाटर, यहाँ पर K दिया हुआ है, इन मोल सॉल्वेंट ऑफ वाटर दिया हुआ है, डिप्रेशन कांस्टेंट भी दिया हुआ है, और फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है, ठीक है। मतलब डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन है, बात सही है ना। यहाँ तक सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है हम वो यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं, ध्यान देखिए। हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पर डेल्टा TF फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ये कितना दिया हुआ है, 0.186, ठीक है। जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। देखिए डेल्टा TF का वैल्यू हमें दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट भी दिया हुआ है 100 ग्राम, K का वैल्यू भी आपको दिया हुआ है 18.6, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ वाटर आपको दिया हुआ है 500 ml। 500 ml को हमने ग्राम में कन्वर्ट किया है, 500 ग्राम ही ले लेना, क्यों, क्योंकि जो डेंसिटी ऑफ वाटर होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर होता है बच्चा, वो कितना होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर या 1 ग्राम पर ml होता है, ml क्यूब होता है, ठीक है। तो इस तरह से 1 ग्राम और 1 ml मतलब दोनों बराबर ही हो जाता है। अगर मैं डेंसिटी ऑफ वाटर की बात करूं तो जहां पर ml है वहां पर मैं ग्राम लिख सकता हूं। तो जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो 500 ml दिया हुआ है, तो हम उसको 500 ग्राम भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले आप समझिए, वैल्यू पुट कर देते हैं, डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होता है, KF इंटू मोललिटी, स्मॉल है, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KF इंटू मोललिटी को क्या लिखते हैं, मोललिटी को क्या लिखते हैं,
एन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होता है, ये तो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको, और अगर आपका मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में दिया हुआ है, अगर आप मास ऑफ सॉल्वेंट किस में दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ है, तो फिर कैसे लिख सकते हैं, देखिए डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, सबसे पहले चेंज करते हैं हम, यहाँ पर लिखिए के एफ तो लिख दिया, इनटू सबसे पहले चेंज करते हैं नंबर ऑफ मोल्स को। नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास लिख सकते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। अगर सॉल्यूट ले लेते हैं तो उसके लिए ए मान लेते हैं, सॉल्यूट के लिए ए, ठीक है, इनटू। अब आइए यहाँ पर जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड, ये वाला पार्ट्स, ये वाला मास ऑफ सॉल्वेंट वाला, तो अगर ये आपको ग्राम में दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1000 से डिवाइड करेंगे इसको तो लीटर केजी में कन्वर्ट करना है, तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या बन जाएगा, डब्ल्यू ऑफ सॉल्वेंट, मतलब सॉरी वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ठीक है ना बच्चा। अब ये ग्राम में आ जाएगा, अब इस पर वैल्यू पुट कर दीजिए, सिंपल सी बात है। बताइए, कुछ भी नहीं, बहुत ईजी फॉर्मूला है, क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। डेल्टा टी आपका वैल्यू 0.186 इक्वल टू के आपका वैल्यू दे रखा है 1.86 इंटू डब्ल्यू आपको पूछ रहा है कितना मास होगा, तो निकाल लेंगे। अब यहाँ पर जो आपका सॉल्यूट है वो क्या है, यूरिया है, तो यूरिया का मोलर मास निकालोगे, यूरिया क्या होता है, NH2CO NH2, तो इसका मोलर मास आपको निकल जाएगा 60, निकाल लेना, 60 लिख दिया, क्लियर हो गया। इनटू ऊपर में 1000 तो लिखा ही रहेगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम ले लेते हैं क्योंकि कितना हो जाएगा वो 500 ग्राम हो जाएगा, 500 ग्राम। तो जब आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे, W की वैल्यू आप निकालेंगे तो W हो जाएगा आपका 3 ग्राम। W क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्यूट, मतलब गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट कौन है हमारे पास, यूरिया, ये कितना हो जाएगा, 3 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देख लीजिए, ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ये आपको एकदम आना चाहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 क्या कहता है, 7 द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक से इसमें, ठीक है, और Ag प्लस से इसमें, ये इतना और इतना दिया हुआ है, कहता है स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल निकालना है, ठीक है। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, पहले वो लिख लेते हैं। तो देखिए ये हमको दिया हुआ है Zn+2 Zn में कन्वर्ट हो रहा है, +2 से ये क्या जा रहा है, 0 जा रहा है ना। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं कि +2 से 0 में जा रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो ये जो वैल्यू दे रखा है, अगर रिडक्शन हो रहा है तो ये किसकी वैल्यू होगी, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी, ठीक है। यहाँ पर भी चेक करें, यहाँ पर +1 है, कुछ नहीं है तो, और यहाँ पर क्या है, 0 है ना। तो ये किस में जा रहा है, +1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर भी रिडक्शन हो रहा है, और इसका मतलब ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये किसका वैल्यू दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू। तो रिडक्शन पोटेंशियल ही हमें चाहिए ना, हमें तो रिडक्शन पोटेंशियल ही चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, EMF ऑफ सेल आपको पता है क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है ना, ई एनोड होता है। तो अब देखिए यहाँ पर जो आपका सिल्वर है वो आपको किसकी तरह बिहेव करेगा, कैथोड की तरह बिहेव करेगा, और जिंक एनोड की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि जिंक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होता है, तो जो ऊपर होता है वो एनोड और जो नीचे होता है वो कैथोड की तरह बिहेव करता है, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ से, EMF ऑफ सेल, तो ये हमें निकालना, EMF ऑफ सेल इज इक्वल टू ई कैथोड, कैथोड की वैल्यू कितना है, रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना है, तो 0.799, क्लियर है ना, 0.799 माइनस, अब आ जाओ, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, एनोड की वैल्यू -0.76, तो -0.763, इस दोनों को जोड़ दीजिए, इसका वैल्यू आपको आ जाएगा 1.56 वोल्ट, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो चेक कर लीजिए कहाँ पर ये वैल्यू, और यहाँ याद रखना कि यहाँ पर हम हमेशा क्या लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल ही लेंगे। रिडक्शन पर अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है तो उसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करेंगे माइनस लगा करके, ठीक है। जैसे अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है 5 वोल्ट, तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, -5 वोल्ट, ठीक है ना। तो ये तो पता ही होगा आपको। तो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चा, ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन लेड स्टोरेज बैटरी इज चार्ज्ड, उस समय क्या होता है लेड स्टोरेज बैटरी जब चार्ज होता है। तो चलिए इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो देखिए ये हमने इक्वेशन लिखा हुआ है, लेड स्टोरेज बैटरी के अंडर जो
रिएक्शन होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है वहाँ पर, पीबी होता है, PbO2 होता है, ये दोनों प्लेट्स होते हैं सॉलिड, और वहाँ पर H2SO4 लिया जाता है, ठीक है। और जब आपकी डिस्चार्जिंग होगी तो PbSO4 बनेगा, H2O बनेगा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। लेकिन जब आप चार्जिंग की बात करते हैं, जब आप किसकी बात करते हैं, चार्जिंग की बात करते हैं, तो चार्जिंग के केस में आपको PbSO4 तो रहेगा जो पहले ही बन चुका है, और उसमें फिर हम लोग वाटर बनता नहीं है, वाटर हम लोग बार बार उसमें देते हैं। आप देखे होंगे जो आपके घर में लेड स्टोरेज बैटरी होगा वहाँ पर हम वाटर देते हैं, पानी खरीद के लाते हैं 40-50 रुपये वाला, और उसमें हम बैटरी के अंदर उसको डालते हैं, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर हम लोग वहाँ पर इंसर्ट करते, मतलब अप्लाई करते हैं, तो वो चार्जिंग होता है, वो चार्जिंग। और तब क्या बनता है, फिर से H2SO4 बनना शुरू हो जाता है, फिर से H2SO4 बनना शुरू हो जाता है, और ये Pb और PbO2 तो वहाँ पर उसका प्लेट ही होता है। तो H2SO4 फिर से क्या होता है वहाँ पर, रीजनरेट होना शुरू हो जाता है। कब का, जब हम चार्जिंग की बात करते हैं, इधर इधर जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम चार्जिंग के केस में H2SO4 बनता है, और डिस्चार्जिंग के केस में H2SO4 फिर कंज्यूम होने लगता है। तो यहाँ चार्जिंग की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड इज रीजनरेटेड, फिर से बनना शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है, बाकी सब गलत है। चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 नंबर का क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करता है बच्चा, नंबर ऑफ आयंस। जितनी ज़्यादा सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस होंगे उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी उस सॉल्यूशन की, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, द रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो कैसे लिखेंगे इसको, रेट कांस्टेंट मतलब R इज इक्वल टू, मान लो हमारे पास कोई रिएक्शन है, हम ऐसे लिख लेते हैं, लेट हमारे पास कोई रिएक्शन है, लेट हमने मान लिया कि एक रिएक्टेंट ए है, उसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए, और ये क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, ये क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं रेट लॉ एक्सप्रेशन यूज करूँ, रेट लॉ अप्लाई करूँ, तो क्या लिख सकते हैं, R इक्वल टू के, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज रेज्ड एज देयर पावर, ठीक है। यहाँ से R इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A टू दी पावर A, ठीक है। अब अगर ये जीरो ऑर्डर है, क्या बोल रहा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, क्या बोल रहा है ये, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर के केस में A की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। फर्स्ट ऑर्डर है तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। समझ रहे हैं आप हमारी बात, तो अगर जीरो ऑर्डर है तो A की वैल्यू क्या हो गया, जीरो। अब किसी भी नंबर का पावर अगर आप जीरो कर देते हो तो वैल्यू 1 हो जाता है, तो R इक्वल टू क्या होगा, सिर्फ K होगा। R क्या है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैसे लिखते हैं हम, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, और यही किसका यूनिट बन जाएगा, K का यूनिट बन जाएगा। तो बताइए कंसंट्रेशन को क्या लिखते हैं हम लोग, कंसंट्रेशन को क्या लिखते हैं, इधर देखिए, कंसंट्रेशन को हम लोग लिखते हैं, ये जो कंसंट्रेशन है इसको हम लोग लिखते हैं मोलरिटी। क्या लिखते हैं, मोलरिटी, मतलब मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, और टाइम नीचे है तो ये क्या हो जाएगा, पर सेकेंड हो जाएगा, और यही किसका यूनिट हो जाएगा बच्चा, यही यूनिट हो जाएगा आपका के का। तो मोल पर लीटर पर सेकेंड के का यूनिट हो जाएगा फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर है बच्चा, कर लोगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिएक्शन दिया हुआ है, कहता है ए की कंसंट्रेशन डबल कर दिया जाए, बी की हाफ कर दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है आपको, 2A प्लस बी इक्वल टू A टू बी, ये केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, रेट लॉ लगा देते हैं, तो R इनिशियल मान लेते हैं इसको। R इनिशियल क्या हो जाएगा बताइए, तो K इंटू, आपको पता है लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग, K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A, स्टोइकियोमेट्रिक पावर में चला जाएगा, इंटू कंसनट्रेशन ऑफ B, और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो 1 होगा। लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। ये बन गया आपका पहला पार्ट। अब कहता है A को डबल कर दिया गया, क्या कर दिया गया, A को डबल कर दिया गया, तो बताइए R फाइनल बना लेते, क्या बन जाएगा, K इंटू, अब A को डबल कर दिया मतलब ये क्या हो जाएगा 2A, और इसका पावर कितना हो गया 2 इंटू, अब कहता है B को हाफ कर दिया गया तो मतलब ये क्या हो जाएगा B अपॉन 2, और इसका पावर तो 1 ही रहेगा। अब यहाँ से नंबर को बाहर निकाल लेते हैं तो क्या बन जाएगा RF, मतलब रेट, फाइनल रेट क्या बन जाएगा
के इंटू, यहाँ से ये जो 2 है इसका पावर भी 2 है, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू, ठीक है। और ए का जो कंसंट्रेशन है उसका तो 2 है, मतलब ये जो 2 है वो दोनों पे है, ए पे भी है और 2 पे भी है, क्लियर हो गया। इंटू यहाँ से 1/2 है और इसका पावर 1 ही है, तो 1/2 ही बाहर निकलेगा क्योंकि पावर 1 है, और इंटू क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, ठीक है। तो क्या बनेगा आर एफ मतलब फाइनल इक्वल टू क्या होगा बताओ, सिर्फ 2 बच गया यहाँ पर, तो 2 बाहर निकाल लीजिए, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 2 बी टू द पावर 1। जब आप इसको ध्यान से देखेंगे इस इक्वेशन को, तो ये वाला पूरा का पूरा पार्ट आपको आर इनिशियल दिखेगा, देखिए ध्यान से, आर इनिशियल में भी यही था, दिख रहा आपको, देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बिल्कुल एक ही है ना, ये बिल्कुल एक। तो मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि आर एफ इज इक्वल टू 2 इंटू आर आई, मतलब जो रेट इनिशियल रेट था उसका डबल हो गया है फाइनल रेट, तो 2 टाइम्स इंक्रीज कर गया है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन हो जाएगा, इंक्रीजेज बाय 2 टाइम्स, तो ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सब्सटेंस ए फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन फॉलो कर रहा है, कहता है इनिशियल कंसंट्रेशन इतना दिया हुआ है, टाइम इतना दिया हुआ है, तो ए इतना बन जाता है, ये फाइनल कंसंट्रेशन हो गया, ये इनिशियल कंसंट्रेशन हो, टाइम दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो टाइम हाफ पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पर के निकाल लेते हैं, के निकाल लेते हैं। के इक्वल टू क्या होता है आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए 2.303 अपॉन टी लॉग ए नोट अपॉन ए टी। वैल्यू पुट कर देते हैं, सब कुछ आपको दिया हुआ है, क्या हो जाएगा बताइए, हमने वैल्यू पुट कर दिया, टाइम दिया हुआ है आपको 200, ए नोट की वैल्यू आपको दिया हुआ है, ए नोट में इनिशियल कंसंट्रेशन 2, फाइनल कंसंट्रेशन 0.15। तो यहाँ पर आपकी जो के की वैल्यू आ जाएगा बच्चा, वो आ जाएगा 1.29 इंटू 10⁻⁻² पर मिनट, ये आ जाएगा, ठीक है। ये के का वैल्यू आ गया। अब आपसे पूछता है टी हाफ पूछ रहा है, तो टी हाफ क्या होता है बच्चा फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693 अपॉन के, तो वैल्यू पुट कर देते हैं 0.693 अपॉन के का वैल्यू कितना आ गया 1.29 इंटू 10⁻⁻²। जब इसको आप सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, तो टी हाफ की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 53.49 मिनट के आसपास, ठीक है। तो 53.49 के आसपास कहाँ पर दिया हुआ है 53 पॉइंट, देख लो 53, ये ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है। एकदम इजी था, सब कुछ दिया हुआ था, वो वैल्यू पहले हमने के निकाल लिया, जब के निकल गया उसके बाद हमने टी हाफ निकाल लिया, ठीक है। बस के निकाल के टी हाफ की वैल्यू पुट कर दी, आराम से निकल गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13, केमिसॉर्प्शन। तो केमिसॉर्प्शन जो होता है वो इरिवर्सिबल इन नेचर का होता है, इरिवर्सिबल इन नेचर होता है, जबकि फिजिकल एड्जॉर्प्शन जिसको हम फिजिसॉर्प्शन भी बोलते हैं वो रिवर्सिबल नेचर का होता है। बट यहाँ पर पूछ रखा है केमिसॉर्प्शन, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इरिवर्सिबल इन नेचर होता है, ठीक है, याद रखिए, क्योंकि यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग की फॉर्मेशन हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, करेक्ट स्टेटमेंट जो है रिवर्सिबल रिएक्शन के रिगार्डिंग उसको आपको मार्क आउट करना है। तो इसमें क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो कैटलिस्ट है ना बच्चा वो रिवर्स रिएक्शन और जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों की स्पीड को इंक्रीज करता है, ठीक है। दोनों केस, ऐसा नहीं कि फॉरवर्ड को इंक्रीज कर देगा बैकवर्ड को स्लो कर देगा, या बैकवर्ड को इंक्रीज कर दिया फॉरवर्ड को स्लो कर देगा, ऐसा नहीं। दोनों केस में फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों कंडीशन को क्या कर देता है, सेम एक्सटेंट के थ्रू इंक्रीज करता है, दोनों को इक्वल एक्सटेंट में, सेम एक्सटेंट में इंक्रीज करता है। तो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, एक कैटलिस्ट, ठीक है ना। तो ये कैटलिस्ट का काम होता है कि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को इक्वली एक्सटेंट या सेम एक्सटेंट और इंक्रीज करता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, गोल्ड नंबर, ये सब डेफिनेशन है। गोल्ड नंबर क्या होता है, तो गोल्ड नंबर होता है द नंबर ऑफ मैग्नीशियम, सॉरी द नंबर ऑफ मिलीग्राम है वो, मैग्नीशियम नहीं है, द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक कोलाइड्स, ठीक है, उसके कितने मिलीग्राम आप ले रहे हो लायोफिलिक कोलाइड्स के, ठीक है। और दैट वुड बी एडेड टू 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड गोल्ड सोल्स,
10 ml ही लिया जाता है। यहाँ पर गोल्ड सोल्स का 10 ml ही लिया जाता है, ना तो उससे कम ना तो उससे ज़्यादा, ये सब बात याद रखिएगा। और गोल्ड सोल लिया जाता है। कौन सा सोल लिया जाता है? गोल्ड सोल। जबकि यहाँ पर क्या बोल रहा है? हाइड्रोक्साइड सोल। तो हाइड्रोक्साइड सोल नहीं लिया जाता है। गोल्ड नंबर है तो गोल्ड सोल लेंगे। कितना लेंगे? 10 ml ही लेंगे। ये सब बात याद रखिएगा। टू प्रिवेंट द कोगुलेशन, ये सब तो थ्योरी दिया हुआ। 1 ml ऑफ 10% NaCl। NaCl का जो सोल्यूशन होगा या NaCl जो लेंगे वो 1% लेंगे, 1 ml लेंगे 10% का। ठीक है, मतलब 1 ml ऑफ 10% NaCl लेते हैं और कितना मिलीग्राम ऑफ लाइफिलिक कोलाइड्स हम ऐड करते हैं। गोल्ड सोल जो कितना लेना आपको, वो भी आपको 10 ml ही लेना है। ठीक है बच्चा, तो ये इस तरह से याद रखिएगा। ये आपका हो गया ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। पढ़ लेना, ऑप्शन बी ही सही है, बाकी सब गलत है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट देखिए, कैरोज एसिड इज, कैरोज एसिड H2SO5 को बोला जाता है। H2SO5 को बोला जाता है, जिसमें बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता था, रिडॉक्स में पढ़ाया जाता होगा आपको H2SO5। और इसका जो स्ट्रक्चर होता था बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता था। ठीक है ना, H2SO5 नहीं बटरफ्लाई नहीं, सॉरी मैं गलती बता रहा हूँ। H2SO5 को क्या बोला जाता है? कैरोज एसिड बोला जाता है, जिसमें आपको रिडॉक्स रिएक्शन में सल्फर की क्या बोला जाता था? ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, H2SO5 को कैरोज एसिड बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल। आप देख रहे हैं ये सब ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं। ग्रुप 14, चलिए देखिए क्या दे रखा है ग्रुप 14 में आपके पास। ग्रुप 14 में दे रखा है क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं ग्रुप 14। ऐसे ये आपके सिलेबस का है नहीं, गलती से यहाँ पे आ गया, क्योंकि 15 से 12th में आता है। ग्रुप 13 14 तो हम 11th में ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ग्रुप 14 में कौन कौन सा एलिमेंट्स आता है? कहे, सीता जी, सुनो, प्रभु। ठीक है, ये ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे, डाउन द ग्रुप जाएंगे, डाउन द ग्रुप जाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर जाता है, मतलब +2 यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, और ऊपर में स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज। ऊपर में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा और नीचे वाला एलिमेंट्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, यही आप समझिए। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा हाईली स्टेबल कौन होगा? तो जो आपका Pb है +2, G जर्मेनियम +2 SN, और तो सबसे नीचे वाला वो हाईली स्टेबल हो। जैसे जैसे नीचे जाएंगे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करते जाता है, स्टेबिलिटी उसकी इंक्रीज करती चली जाती है, तो Pb पे +2 ज़्यादा स्टेबल होगा। तो कौन हो जाएगा यहाँ पर? Pb +2। और ऐसा होता क्यों है? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ऑफलाइन लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा, बट यहाँ पर उतना तो नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे हम कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कहानी है इसकी। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, जिसकी वजह से वो 2 वहाँ से लूज नहीं हो पाते, वो डोनेट नहीं हो पाता है, क्योंकि मेटल है तो लॉस ही करना पड़ेगा, तो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन को लॉस कर पाता है, जिसकी वजह से +2 ही वहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है। ठीक है, दैट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड्स, ऑक्सो एसिड का क्वेश्चन बहुत बार आता है, आप याद रखिएगा। विच हैज़ ओ लिंकेज, परऑक्साइड लिंकेज किस में होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। कौन सा हो जाएगा? बी। चलिए मैं बना के भी आपको दिखाता हूँ इसका स्ट्रक्चर। बी में क्या दिया हुआ है हमारे पास? H2S2O8। ठीक है, देखिए हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है H2S2O8। तो H2 2 है, क्लियर हो गया, H2 भी 2 है, क्लियर हो गया, O8 है। यहाँ पर 3 ऑक्सीजन दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन दिख रहा होगा, 6 ऑक्सीजन हो गए, और ये 2 ऑक्सीजन, और इसके बीच में ये परऑक्साइड बॉन्ड है ना। तो इस तरह से H2S2O8 में ये हमारा क्या हो जाएगा? परऑक्साइड लिंकेज, जिसको क्या बोला जाता है? परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड बोला जाता है, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, वहाँ पर नाम लिखा हुआ है। बाकी किसी का भी स्ट्रक्चर आप बना लेना, वहाँ पर ये ओ के बीच में सिंगल बॉन्ड मतलब परऑक्साइड लिंकेज नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखिए, नेम द गैस दैट कैन रेडियली डिक्लराइज एसिडिक केमेनोफोर सोल्यूशन। जो एसिडिक केमेनोफोर सोल्यूशन को डिक्लराइज कर दे वो कौन सा गैस है? SO2 गैस है। कैसे है? चलिए उसका रिएक्शन समझाता हूँ। तो देखिए
हमने ले लिया KMnO4, इसका कलर कैसा होता है, पर्पल होता है। इसका कलर कैसा होता है, पर्पल। देख लीजिए मैंने पर्पल से ही लिखा है, पर्पल। जब उसमें आप SO2 गैस को पास करवाएंगे इन एसिडिक मीडियम, H2SO4 एसिडिक मीडियम को रिप्रेजेंट करता है, तो MnSO4 बन जाता है। क्या बनता है, MnSO4 बनता है, जो क्या होता है, कलरलेस होता है। जो क्या होता है हमारा, कलरलेस होता है, याद रखिएगा। तो SO2 गैस जो पर्पल कलर का पोटासियम परमैंगनेट था उसको डिकलर कर दिया, कलरलेस बना दिया, तो कौन सा गैस होगा, SO2 गैस होगा। ठीक है, और ये मैंने रिएक्शन आपको लिख के दिखाया क्या क्या बनता है। ठीक है बच्चा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, द रीजन फॉर ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन एक्टिनाइड्स। कहता है एक्टिनाइड्स बहुत ज़्यादा रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर क्यों शो करता है। तो चलिए सबसे पहले एक्टिनाइड्स का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाते हैं आपको। तो देखिए एक्टिनाइड्स जो होते हैं उसमें एक्टिनाइड्स को हम लोग बोलते हैं 5F, मतलब 5F के एलिमेंट्स भी बोलते हैं उसको। और जो लेंथेनाइड्स होते हैं उसको 4F के एलिमेंट्स बोलते हैं। 4F की वजह से लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, और 5F की वजह से जिसकी सिल्डिंग फैट बहुत कम होती है एक्टिनाइड्स कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर 5F एलिमेंट्स होगा ये। ठीक है, तो 5 के बाद आपने क्या लिख दिया, 6, उसके बाद 7, ये लिख देंगे। जैसे लेंथेनाइड्स होंगे तो क्या लिखेंगे, 4, 5, 6। उसी तरह से अगर एक्टिनाइड्स है तो 5, 6, 7 लिख दिया, इस तरह से क्लियर हो गया। और उसमें फिर हम लोग क्या लिखते हैं, अब ये F एलिमेंट्स होता है, F होगा यहाँ पर, D होगा यहाँ, S होगा। S में आपको जनरली 2 ही एलिमेंट्स दिखेंगे, या हमेशा 2 ही एलिमेंट्स रहता है। D में कभी 0 हो सकता है, कभी 1 हो सकता है। D में कभी 0 हो सकता है, कभी 1 हो सकता है, और F में 1 to 14, 1 2 3 4 से 14 तक होंगे। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनाइड्स। जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर सभी की एनर्जी अप्रॉक्सीमेटली कंपेरेटेबल है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। एनर्जी कैसे निकालते हैं, हमको पता है ना, N+L रूल से निकालते हैं। तो सबकी एनर्जी अप्रॉक्सीमेटली कंपेरेटेबल है। ठीक है ना, जैसे देखिए अब होता क्या है, जब एनर्जी कंपेरेटेबल होता है मतलब अप्रॉक्सीमेटली सारे की एनर्जी इक्वल टाइप का है, सेम टाइप का है, तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन या तो इसमें डोनेट कर देगा, ये इस सेल में डोनेट कर देता है, इस ऑर्बिट में, ये इस ऑर्बिट में डोनेट कर देता है। ये मतलब कभी इलेक्ट्रॉन 6 से 7 में चला जाता है, कभी 7 से 6 में चला जाता है, कभी 5 से 6 में आ जाएगा, कभी 6 से 5 में चला, इस तरह से वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र यहाँ पर होते रहता है, ट्रांजिशन होते रहता है। तो क्योंकि एनर्जी इक्वल है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन पॉसिबल होते हैं, और इसकी वजह से वो वेरिएबल बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, 5F 6D 7S। ये चला पता चल गया आपको। हैव कंपेरेटेबल एनर्जी, सबकी एनर्जी अप्रॉक्सीमेटली कंपेरेबल मतलब इक्वल टाइप का होता है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्लियर हो गया। तो अभी मैंने आपको 20 तक क्वेश्चन बना के सॉल्व कर दिखाया, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में 21 से सॉल्व करेंगे। ओके बच्चे, गॉड ब्लेस यू ऑल।